बोचहां उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासी गलियारे की धड़कनें तेज हो गई हैं। आज की रात निर्णायक साबित होने वाली है। इसे लेकर हर दल संशय में है। बीजेपी हो या आरजेडी अथवा जेडीयू हो या फिर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, हर पार्टी की अगली रणनीति बोचहां उपचुनाव के रिजल्ट पर बनेगी। खासकर बीजेपी और आरजेडी तो अभी से मनमिजाज बनाए हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रिजल्ट को लेकर भी डरे हुए हैं कि न जाने क्या होने वाला है। आखिर शुक्रवार की रात किस पर भारी पड़ने वाली है, किस पर शनिचरा ग्रह उतरने वाला है। ऐसे में सबको रामायण धारावाहिक की पंक्तियां बस एक रात की अब कहानी सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी याद आ रही है। खासकर बोचहां उपचुनाव के उम्मीदवारों पर तो यह पंक्ति सटीक बैठ रही है। दरअसल बोचहां उपचुनाव की काउंटिंग का भी काउंटडाउन बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है। शनिवार को सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी और इसे लेकर प्रत्याशियों समेत उनके समर्थकों और संबंधित पार्टियों की धुकधुकी तेज हो गई है। 12 अप्रैल को बोचहां उपचुनाव की वोटिंग हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी पार्टियों की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। मुकेश सहनी किसका खेल बिगाड़ेंगे या कोई नया खेला करेंगे, ये तो पता चलेगा ही। इसके साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि भूमिहार और मल्लाह वोटरों का क्या रोल रहा। भूमिहार वोटरों का किस कदर बिखराव हुआ, ये भी सभी के सामने आ जाएगा। रिजल्ट ये भी बता देगा कि भूमिहारों का वोट बिखरा भी या नहीं। मल्लाहों ने जितना कहा उतना निभाया क्या, ये वीआईपी के मिले वोट से पता चल जाएगा। लेकिन चंद घंटों का और इंतजार है। ईवीएम के खुलने में चंद घंटे बच गए हैं। दरअसल बोचहां बीजेपी और आरजेडी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। इतना ही नहीं, उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा इस सीट से मुकेश सहनी की भी जुड़ गई है। बोचहां सीट 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को मिली थी। यहां से मुसाफिर पासवान जीते थे, लेकिन उनके निधन और मुकेश सहनी से बीजेपी के बीच हुई खटपट ने यहां के सियासी समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मुकेश सहनी एनडीए से पूरी तरह अलग हो गए हैं। उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि आरजेडी ने तेजी दिखाते हुए दिवंगत मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को अपनी झोली में झटक लिया था। चूंकि इससे पहले कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हुए उपचुनाव में लोगों ने देखा कि सहानुभूति वोट का फायदा जेडीयू को मिला था, तब कुशेश्वर स्थान के विधायक शशि भूषण हजारी का निधन हो गया था। वहां से उनके बेटे अमन भूषण हजारी ने उपचुनाव में बाजी मारी थी। उनके पिता के निधन के बाद लोगों में अमन को लेकर सहानुभूति देखी गई, जिसका फायदा रिजल्ट में भी दिखा। अमन भूषण हजारी जीत गए। कुछ ऐसा ही तारापुर उपचुनाव में भी देखने को मिला। हालांकि तारापुर में दिवंगत विधायक मेवालाल चौधरी के बेटे ने उपचुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया। तब राजीव कुमार सिंह को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन मेवालाल चौधरी के बेटे का राजीव सिंह के साथ समर्थन था, इसलिए उन्हें टिकट भी मिला था। कुछ ऐसी ही रणनीति पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने काम किया। उन्होंने दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को ही अपनी पार्टी में मिला लिया। अब रिजल्ट बताएगा कि आरजेडी को इसका कितना फायदा हुआ। लेकिन पॉलिटिकल पंडित बोचहां उपचुनाव में भूमिहारों और मल्लाहों के वोटों को निर्णायक मान रहे हैं। पहली नजर में तो यही रिपोर्ट मिली है कि भूमिहारों की एक तो वोटिंग कम हुई है, दूसरे जो भी वोटिंग हुई है उसमें काफी बिखराव हुआ है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि मल्लाह वोट मुकेश सहनी के साथ बने हुए हैं। मुकेश सहनी खुद ऐसा दावा भी कर रहे हैं। वे कह भी रहे हैं कि हमने अपना काम कर दिया। हालांकि ईवीएम में तो कोई घुस कर देखा नहीं है। लोग जो बोल रहे हैं वही मीडिया, पार्टी और पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं। लेकिन एक सवाल बार बार यह भी उठ रहा है कि यदि भूमिहारों के वोटों में बिखराव नहीं हुआ है तो क्या होगा। भूमिहारों का कहना है कि अब बोलने से क्या फायदा, रिजल्ट के बाद तो सब पता चल ही जाएगा। चंद घंटे की तो बात है। हालांकि एक सच यह भी है कि बोचहां में भूमिहार वोट बैंक में दो धाराएं दिख रही हैं। एक धारा बुजुर्गों की रही तो दूसरी धारा युवाओं की दिखी। बुजुर्ग बीजेपी के साथ खुद को बताते हैं तो युवा आरजेडी के नए समीकरण को देख रहे हैं। आरजेडी का नया समीकरण बिहार में 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में देखने को मिला है। आरजेडी के नए समीकरण में मुस्लिम और यादव के साथ ही भूमिहार वोट बैंक जुटा है। यही वजह रही कि आरजेडी के 5 भूमिहार उम्मीदवारों में से 3 एमएलसी बन गए, जबकि 10 यादव उम्मीदवारों में से इस बार महज एक उम्मीदवार को सफलता मिल सकी। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो बोचहां में 12 अप्रैल को हुई वोटिंग ने सभी के माथे पर बल दे दिया है। हालांकि बीजेपी की तुलना में आरजेडी खुद को ज्यादा सुकून महसूस कर रही है। आरजेडी को लग रहा है कि भूमिहारों का ज्यादातर वोट उन्हें मिला है और मल्लाहों का वोट मुकेश सहनी को चला गया है। दिवंगत मुसाफिर पासवान के समर्थकों के सहानुभूति वोट भी उनके साथ हैं। ऐसे में उनके उम्मीदवार की तो बल्ले बल्ले है।
बस ईवीएम खुलने भर की देर है। जबकि बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास कार्य कब काम आएगा। अब तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि किस पार्टी का गुणा भाग सही रहा, किसकी गोटी फिट बैठी और कौन दल सियासी गणित में उलझ गया। बहरहाल बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो अथवा मुकेश सहनी की वीआईपी ही क्यों ना हो, सभी को भीतर घात का डर सता रहा है। जिस पर भरोसा किया उसने कितना साथ निभाया, ये तो ईवीएम खुलने के बाद पता चल जाएगा। फिर महिला वोटर, चुप्पा वोटर, पचफोड़ना वोटर किसके साथ रहे, अंत तक चुप्पी साधने वाले वोटर किधर गए। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उपचुनाव के रिजल्ट को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। बता दें कि इस उपचुनाव में लगभग 1.25 लाख वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 5% कम, यानी कि लगभग 17,000 वोट इस बार कम पड़े हैं। सीधे तौर पर 70-80 हजार वोट पाने वाले प्रत्याशी इस बार बाजी मार सकते हैं, लेकिन मार्जिन काफी कम होगा। तारापुर उपचुनाव का रिजल्ट तो आपको याद ही होगा। किस तरह तारापुर का रिजल्ट वनडे क्रिकेट मैच की तरह अंत तक चलता रहा। हर राउंड में रोमांच दिख रहा था और जीत भी हुई तो महज 4,000 वोटों से। बोचाहा में कुछ ऐसी ही स्थिति है। ऐसे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। हम तो यही कहेंगे कि बस आप भी कुछ घंटों का और इंतजार कीजिए। बस रात भर का मामला है, फिर तो पता चल ही जाएगा कि शनिचरा ग्रह किस पर भारी पड़ा और किस पर उसका ग्रह उतरा। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।